देखिए आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, वैसे तो 8th क्लास में अपने सीख के आए थे एसिड के बारे में क्या होता है, और वहाँ पे आपने सीखा था कि एसिड का जो मीनिंग होता है वो होता है एसिडस। ठीक है, और एसिडस का मतलब होता है सॉर इन टेस्ट। राइट, अब देखिए ये डेफिनेशन होगी बेटा आपकी, कंप्लीट जो मीनिंग है वो नहीं मिलता है इनसे अपने को। सो इस बाकी आगे चलते हैं कि आप 10th क्लास में जो अपने सीखेंगे वो सीखेंगे बेटा आर्हेनियस के अकॉर्डिंग थ्योरी। मतलब आर्हेनियस की जो एसिड की जो डेफिनेशन है वो देखिए। तो एसिड को देखिए, ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि सॉर इन टेस्ट। ठीक है, जरूरी नहीं कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनका टेस्ट सॉर हो, जितने भी एसिड्स हैं अपने को पता चल जाए। ठीक है, जनरल था। तो बेटा कंप्लीट डेफिनेशन देने के लिए सबसे पहले आए थे हमारे साइंटिस्ट आर्हेनियस। ठीक है, तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड की डेफिनेशन क्या होती है देखिए। एन एसिड इज अ substance which dissolved in water it ionizes and focus releases H plus ions। ठीक है, इन सॉल्यूशन कर दो, मतलब वो जो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा जहाँ पे आपने वाटर जिस वाटर में आपने ऐड किया था एसिड को, तो वहाँ पे H प्लस आयन रिलीज अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। ठीक है, आर्हेनियस की थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो डेफिनेशन बनती है वो क्या बनती है कि एसिड, कोई भी एसिड जो है वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको अगर आप पानी में डालोगे, अगर हमको पानी में डिजोल्व करते हो, ठीक है, विच डिजोल्व इन वाटर इट आयोनाइजेस, तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, आयंस कैसे देखिए, देखिए जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, HCl एक एसिड होता है। राइट, HCl को जब अपने पानी के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो फोकस खराब कर रहा है वो। तो HCl को जैसे ही पानी में डालते हैं तो क्या होता है देखिए, ये H प्लस रिलीज करता है और Cl माइनस रिलीज करता है। ठीक है, तो देखिए अपने पास में क्या आया, यहां से निकल के आया H प्लस। राइट, तो उन्होंने डेफिनेशन बना दिया क्या कि जो वाटर के अंदर जब भी अपने डिजोल्व करेंगे, जो क्या करते हैं वाटर में H प्लस आयन गिव करते हैं, H प्लस आयन देते हैं, उनको बोलते हैं क्या, एसिड्स। एग्जाम्पल ले लीजिए जैसे कि H2SO4। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये H प्लस और HSO4 माइनस में टूटता है। फर्दर और ब्रेक करेंगे तो बेटा ये 2 H प्लस देता है, वैसे तो इसको और ब्रेक करेंगे तो SO4 माइनस 2 हो जाएगा और ये H प्लस और गिव कर देगा। ठीक है, तो टोटल कितने निकल जाएंगे, यहाँ से 2 H प्लस निकल जाएंगे। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे फिर से इसने H प्लस दे दिया। तो अब ना डेफिनेशन क्या बनेगी, देखो डेफिनेशन बनाई गई है, डेफिनेशन होती है कॉमन। अगर मैं इन दो एसिड्स के लिए कोई एक डेफिनेशन बनाता तो मैं क्या बनाता कि जो Cl माइनस आयन गिव करते हैं और जो SO4 माइनस आयन गिव करते हैं वो नहीं। एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है, कॉमन होती है। इन दोनों में कॉमन क्या है कि ये H प्लस आयन गिव कर रहे हैं। जितने भी एसिड्स होते हैं ना वो H प्लस आयन गिव करते हैं। राइट, तो जो H प्लस आयन, कोई भी ले लो आप, CS एसिटिक एसिड ले लो, ठीक है, आप टार्ट्रिक एसिड ले लो, कोई भी एसिड की बात करेंगे तो वहाँ पे कॉमन क्या निकल के आता है कि जब भी उनको पानी में डालेंगे तो वो क्या करते हैं, वो H प्लस आयन रिलीज करते हैं। समझ गए, तो ये डेफिनेशन है आपकी मेन। तो व्हाट इज एन एसिड, एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व इन वाटर, इट आयोनाइजेज एंड रिलीज H प्लस आयंस इन सॉल्यूशन। ठीक है, कहने का मतलब पानी में क्या देते हैं, वो H प्लस आयन को रिलीज करते हैं। ठीक है, चलिए
अब देखिए कि ये जो H प्लस आयन होते हैं, ठीक है, तो हम आप है ना, इम्पॉर्टेंट बात है, इस इम्पॉर्टेंट बात को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, नोट, ठीक है, कि ये जो H प्लस आयन्स होते हैं बेटा, ध्यान देंगे, ये जो H प्लस आयन्स होते हैं, जब इसको हमने वाटर के साथ में डिजोल्व किया था तो कभी भी ये H प्लस आयन्स इस H प्लस आयन की फ्री स्टेट में कभी भी नहीं होते हैं। तो फिर कहाँ होते हैं? तो देखो बेटा, कभी भी ये हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में रिमेन नहीं रहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, देखो ये H प्लस जो आयन्स हैं, ठीक है, ये आसपास के सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अब जिस पानी के अंदर इसको डाला है, जैसे मान लीजिए ये एक वाटर है, वाटर का सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें वाटर है, आपने क्या किया, इसमें 1 ड्रॉप ऑफ एसिड ऐड कर दिया, ठीक है। अब जैसे आप ऐड करोगे तो ये तो क्या करेगा, H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो बेटा ये H प्लस की फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये आसपास के जो वाटर मॉलिक्यूल है, पता आपको सारा का सारा वाटर है, तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उससे वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाता है। पॉलर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो सराउंडिंग जो वाटर मॉलिक्यूल है ये H प्लस उनसे अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। अटैच करने के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो देखिए ये हो जाता है हाइड्रोनियम आयन में। देखिए एक्चुअल में H प्लस क्या है, देखो H प्लस का मतलब है इसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन H प्लस। देखिए H होता है, उसमें होता है क्या, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, राइट। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बच गया, एक प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, इसीलिए क्या, ये ओनली एक प्रोटॉन है, राइट। तो H प्लस इज अ प्रोटॉन। तो बेटा प्रोटॉन मॉलिक्यूल, जो प्रोटॉन था वो पानी के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ रहा है, जब पानी के मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं बेटा प्रोटोनेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो प्रोटोनेशन ऑफ वाटर हो रहा है एक तरह से यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रोटॉन सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल के साथ में ऐड हो जाता है और एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में, H3O प्लस, इसका क्या नेम है, हाइड्रोनियम, सॉरी हाइड्रोनियम, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोऑक्सोनियम आयन भी बोलते हैं इसको, ऑक्सोनियम आयन भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोऑक्सोनियम आयन, ठीक है। इसको अपने ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी, H प्लस एक्वस, ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। बाकी H3O प्लस होता है, समझ में आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका एसिड क्या है, तो एसिड की डेफिनेशन ये है, एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व इन वाटर, इट आयोनाइजेज एंड रिलीज H प्लस आयन्स इन द सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, डेफिनेशन आपकी यही रहेगी क्योंकि कॉमन है, सब एसिड्स के लिए क्या कॉमन है, ये H प्लस आयन कॉमन है। देखिए कोई भी एसिड ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए, चलिए अब एसिड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। एसिड्स का क्लासिफिकेशन देख लीजिए, या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सा आपको बेस भी सिखा देते हैं पहले, जिससे क्या होगा, आपको क्लासिफिकेशन कराना इजी हो जाएगा। ऐसा तो लंबा बन जाएगा बहुत, चलिए एक एक करके ही करते हैं। चलिए फर्स्ट पॉइंट करते हैं आपका, एसिड्स के लिए सोर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो कुछ क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे हैं कि एसिड किन किन टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो बेटा अगर सोर्स की बात करें तो सोर्स के बेसिस पे आपके जो एसिड्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं भाई, देखिए मिनरल एसिड्स, ठीक है, और एक होते हैं बेटा आपके ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। देखिए मिनरल एसिड्स को एक और नेम से जानते हैं, आप कहना चाहो तो आप कह सकते हो इनऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड्स। क्यों ऐसा, मिनरल एसिड्स को ऐसा क्यों बोला जाता है, तो बेटा ध्यान देंगे कि मिनरल एसिड्स जो होते हैं
ठीक है। वो मिनरल एसिड्स ऑलवेज क्या करते हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से मिलके बनते हैं, वन और मोर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। कि जैसे HCl है, ठीक है। HCl को देखें तो HCl क्या है, आपके हाइड्रोजन है, क्लोराइड है, इनसे मिलके बना हुआ है, ठीक है। ऑर्गेनिक क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलके बनते हैं, इसमें कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, और ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल होते हैं, नेचर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन इनको अपने ये मोस्टली कहाँ मिलते हैं, नेम से क्लियर है, मिनरल एसिड्स है, तो मिनरल्स या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से फॉर्म होते हैं ये एसिड्स, ठीक है। तो बेटा इनके एग्जांपल्स क्या हैं, ध्यान देंगे। इनके एग्जांपल्स हैं आपके H2SO4, देखिए बेटा इनके नेम जरूर याद करेंगे आप, ठीक है। H2SO4 होता है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। HNO3 इट्स नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा आपको HCl है, तो यहाँ पे मैं नेम शॉर्ट में लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये जो आपका HCl है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ HCl, और इसके अलावा जो नेम है वो है H2CO3। H2CO3 क्या होता है, इट्स कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा बाकी बातें, ठीक है। तो अभी 4 नेम याद कर लीजिए, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड्स, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, ये होते हैं क्या, आपके मिनरल एसिड्स। क्लियर। अब देखिए ऑर्गेनिक एसिड्स, देखिए ऑर्गेनिक एसिड्स बहुत सिंपल है आपके। ऑर्गेनिक एसिड्स आपने बहुत पढ़े हुए हैं 8th क्लास के अंदर, ठीक है। जितने भी एग्जांपल्स आपने पढ़े थे जो आपके लेमन या इन सब के अंदर, टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, ये सब जो थे ये सारे के सारे क्या हैं, जो नेचुरली अकर होते हैं। फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ठीक है, सिट्रिक एसिड है, ये सब क्या है, ये बेटा आपके फॉर्मिक एसिड आपको पता है एंड स्टिंग के अंदर होता है, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये विनेगर, ये आपका लेमन, ठीक है। तो सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं, तो ये आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड ना नेचर के अंदर है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका सोर्स के बेसिस पे। सोर्स मतलब कहाँ से इनको ऑब्टेन किया जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्टेन करते हैं वहाँ से, इनको 2 में डिवाइड कर दिया आपने। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं आपका देखिए अब ध्यान से समझना एक चीज़, मैं टर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, ठीक है। देखो बेटा बेसिसिटी ऑफ एसिड्स क्या होती है, ठीक है। आप कहोगे सर एसिडिटी होनी चाहिए बेसिस की, ठीक है, लेकिन ये बेसिसिटी है, ठीक है। क्या है, देखो आप यहाँ पे ना सिंपल डेफिनेशन बना सकते हो बेसिसिटी ऑफ एसिड्स की, क्या कि मैं लिख देता हूँ, चलो डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, द सिंपल है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल डेफिनेशन बनाते हैं, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन
ions replaced in a acid। किसी भी एसिड में से आप कितने हाइड्रोजन आयंस को रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है देखिए, basicity of acids is determined, sorry यार auto focus हिल जाता है बार बार। Basicity of acid is determined by number of hydronium ion produced by per molecule of acid, ठीक है। तो देखिए बेसिसिटी ऑफ एसिड इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस्ड बाय पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। एक एसिड को डालते हैं तो वो कितने H+ आयन गिव कर रहा है, ठीक है। और मैंने ना इसका सिंपल जो मीनिंग था ना वो यहाँ लिख दिया, देखें ये देखिए ये रहा, पढ़िए। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन रिप्लेस्ड इन एसिड, सिंपल सी बात, पानी में डालोगे तो कितने आयन रिप्लेस कर सकता है, मतलब आप रिप्लेस कितने आयन उसमें से रिप्लेस कर सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका समझने का देखिए खुद ही बता दीजिएगा आप। HCl है, H बॉन्ड Cl, HCl हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका है H2SO4। कहने का मतलब ये हुआ, एक सिंपल डायग्राम बना लेते हैं कि SO4 ये रहा, ये एक H के साथ जुड़ा है और ये एक H के साथ जुड़ा है, यही हुआ, राइट। तो बेटा आप एक बात बताइए कि ये कितने हाइड्रोजन आयन गिव कर सकता है, कितने हाइड्रोजन आयन दे सकता है, बताइए। देखिए तो देखो बेटा यहाँ पे साफ दिख रहा है क्या कि यहाँ पे ये एक जो है गिव कर सकता है और ये 2 गिव कर सकता है, राइट। तो बस यही है बेसिसिटी ऑफ एक एसिड। कोई भी एसिड की बेसिसिटी है जो नंबर है कितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर सकता है। अब ये अगर पानी में डालेंगे तो एक ही H+ दे सकता है, ये 2 दे सकता है, राइट। तो देखिए हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कितने करता है, तो ये पानी में जाएगा तो एक ही करेगा, ये 2 करेगा। तो इसी के बेसिस पे बेटा क्लासीफाई करते हैं 3 कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। देखिए क्या है वो, ठीक है। तो एसिड्स हो गए 3 तरह के इस बेसिस पे, बेसिसिटी के बेसिस पे एसिड्स हो गए 3 तरह के, 1, 2 एंड 3, राइट। तो बेटा फर्स्ट जो एसिड है वो होगा बेटा मोनोबेसिक, ठीक है। दूसरा होगा डाइबेसिक और तीसरा होगा ट्राइबेसिक। बहुत नेम से इजीली क्लियर है। देखिए जो एक देगा वो मोनोबेसिक एसिड, जो 2 देगा वो कितने होंगे डाइबेसिक एसिड्स, और जो 3 देगा वो ट्राइबेसिक एसिड्स, ठीक है। चलिए तो देखिए मोनोबेसिक का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जेल पेन्स खराब है यार, टाइम से खराब हो जाता है। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं मोनोबेसिक एसिड्स का, ठीक है। तो मोनोबेसिक एसिड्स क्या हैं, देखें HCl आपके सामने है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैं इनके नेम बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। इतना स्पेस नहीं है कि सब नाम लिखे जाएं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड H+NO3- HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HI हाइड्रो आयोडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है HCOH, ठीक है। और आपका एसिटिक एसिड CS3COOH। देखिए एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, ऑर्गेनिक एसिड से दोनों ही है, ठीक है। ऊपर वाले आपके मोनो जो मिनरल एसिड्स हैं
लेकिन ये देखिए ये अपने बेसिसिटी के बेस पे डिवाइड कर रहे हैं, तो अपनों ने इनको एक साथ लिख दिया। ठीक है, देखिए ये जब भी ब्रेक होता है तो किस में होता है, HCOO माइनस और H+, और ये किस में होता है, CH3COO माइनस और H+। समझ रहे हो, ये H+ रिलीज करता है, ये H+ रिलीज करता है। यहाँ पे एसीटेट आयन फॉर्म होता है, CH3COO माइनस और ये H+। चलिए मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा याद कर लेंगे, आपको वैसे तो याद रह जाएगा ये। ठीक है, ये इसमें ब्रेक हो जाता है। ओके, चलिए तो बेटा डाइबेसिक के एग्जांपल्स क्या हैं, तो डाइबेसिक के एग्जांपल भी लिख लीजिए। आपका H2SO4, H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो होता है, और इसके अलावा आपका COOH2। ठीक है, ये आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है, न्यू सा नेम है, लिख देते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, चलिए ट्राई बेसिक एसिड की बात करते हैं। तो भाई ट्राई बेसिक एसिड के अंदर एक कॉमन सा एग्जांपल है, दैट इज H3PO4। ये होता है आपका फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, समझ आ गया, तो 3 हो गए, 1 2 3, बाकी आपके ये। ठीक है, चलिए तो बेटा ये हो गई आपकी बेसिसिटी के बेस पे एसिड्स मैंने आपको बता दी है। ठीक है, कि मोनो, कहीं पे देखो ये टर्म्स मैंने क्यों बताई हैं, देखिए समझाया क्यों है, सिंपल सी बात है, कहीं पे अगर लिखा हुआ होगा मोनो बेसिक एसिड, ठीक है, कहीं भी लिखा हो, तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को ना पता हो। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और इतना कोई ऐसा नहीं है कि इसको याद करना कोई बहुत टिपिकल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सा नेम है कि मोनो बेसिक। तो मैंने आपको बता ही दिया ना कि कितने H रिप्लेस कर सकते हो आप उसमें से। ठीक है, जितने H+, जितने भी H रिप्लेस कर सकते हो ना आप उतने ही बना दो। ठीक है, जैसे अभी आपको यहाँ पे दिखाया था H+, Cl-, ठीक है, जो भी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं बेटा आपके स्ट्रेंथ के बेसिस पे। ठीक है, तो देखिए अब देखें स्ट्रेंथ के बेस पे आपके एसिड कितने तरह के होते हैं। ठीक है, सो स्ट्रेंथ के बेसिस पे कितनी तरह के होंगे आपके एसिड, देखिए 2 तरह के होते हैं बेटा। एक तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और एक होंगे वीक एसिड्स। ठीक है, अब एक बात ध्यान देंगे बेटा, अभी अपनों ने पीछे लिखा था मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, तो वो बात मैं यहीं लिख दूंगा खैर। ठीक है, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, बट कार्बोनिक एसिड जो उनमें था वो एक वीक एसिड होता है। ठीक है, चलिए एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, देखिए भाई वो एसिड्स, ठीक है, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, कैसे, देखिए लिख लेते हैं, एसिड्स विच undergo complete ionization, ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन, समझ आ जाएगा। ठीक है, विच अंडरगो कंप्लीट आयोनाइजेशन। और वीक एसिड्स क्या होंगे, वीक एसिड्स क्या होंगे, वीक एसिड्स वो होंगे जो क्या होगा, पार्शियल या इनकम्प्लीट आयोनाइज होते हैं। ठीक है, पार्शियल और इनकम्प्लीट आयोनाइज। ठीक है, कैसे, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा, स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे होते हैं, देखिए आपने यहाँ से समझते हैं, आपने HCl लिया,
आपने इस HCl को डाल दिया किसमें, पानी के अंदर, तो आपको पता है क्या बनेगा, ये H प्लस और Cl माइनस आयन गिव करने वाला है, आपको पता ही है, ठीक है। एक्वस जो भी है, एक्वस पानी के मॉलिक्यूल ये बाइंड कर लेगा, और ये Cl माइनस भी एक्वस सॉल्यूशन में ही देगा आपको, ठीक है। अब देखिए कंप्लीटली आयनाइज हुआ कि नहीं हुआ, देखिए H प्लस और ये HCl, ये दोनों क्या हो गया, बिल्कुल कंप्लीटली टूट गया ये मॉलिक्यूल, H प्लस और Cl माइनस में कुछ भी नहीं रहा है इसके अंदर, राइट। और ऐसा ही क्या होता है H2SO4 के साथ होता है, H2SO4 को जब भी पानी में डालते हो तो ये क्या करता है, ये 2 H प्लस आयन बनाता है और SO4 माइनस 2 आयन बनाता है। मैंने आपको बताया था बेटा वहाँ पे कि H प्लस के अंदर क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाता है, एक बार H प्लस और HSO4 माइनस, और अगली बार फिर से क्या होगा, वो HSO4 माइनस भी टूट जाता है किसमें, H प्लस और SO4 माइनस 2 में, सल्फेट आयन में, बाई सल्फेट से सल्फेट आयन में। तो बेटा ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कंप्लीटली टूट जाता है। ऐसा ही सेम HNO3 के केस में होता है, H प्लस और NO3 माइनस, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बेटा कंप्लीटली हो गए, राइट। लेकिन वीक एसिड की तरफ आ जाओ। वीक एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे एसिड्स जो पार्शियल या इनकम्प्लीट आयनाइजेशन शो करते हैं, कहने का मतलब उनके पास में फिर भी क्या है, देखिए जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, CH3COOH, इसको मैंने ब्रेक किया, आप एक बार है ना वैसे ही समझ लीजिएगा कि याद करने के तौर पे, ठीक है। देखिए अब इसको मैं अगर मान लो कंप्लीटली आयनाइज करता हूँ तो क्या होता है, ये CH3COO माइनस में टूटा, अब स्टिल इसके पास में काफ़ी सारे हैं, ठीक है, आयंस, फिर भी, और H प्लस में टूट गया, ठीक है। तो ये पार्शियल आयनाइज होता है, ये पार्शियली आयनाइज होते हैं, तो ऐसे होते हैं बेटा वीक एसिड्स, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वीक एसिड्स। तो आप यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट डालें, ठीक है, नोट क्या है, ऑल mineral acids are strong, ठीक है, except carbonic acid, ठीक है, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड, दिख रहा होगा। तो जितने भी मिनरल एसिड है, देखो मिनरल एसिड में 4 ही पड़े थे, HCl, H2SO4, HNO3 और कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड इनमें से क्या है भाई, आपका इट्स अ वीक एसिड, राइट, ध्यान रहेगा। और जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल लिख दीजिए यहाँ पे, कार्बोनिक एसिड, साथ में जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं दे आर वीक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड ये क्या है आपके वीक एसिड्स में, आप याद कर लीजिए, ठीक है। और जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो क्या है, आपके मिनरल एसिड्स तो है ही, ठीक है, तो बात ध्यान रहेगी। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये हो गई स्ट्रेंथ के बेसिस पे, राइट। और बेटा किसी भी, ध्यान रखेंगे, स्ट्रेंथ जो होती है, ठीक है, तो एक मैं आपको एक लिख देता हूँ एक चीज़ कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of H3O plus ions, concentration of H3O plus ions कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O plus ions, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा था वो देखें, मैं बात कर रहा था क्लासिफिकेशन, लास्ट जो है वो करते हैं कंसंट्रेशन के बेस पे, ठीक है। कंसंट्रेशन के बेस पे होते हैं बेटा 2 तरह के एसिड्स,
एक तो अपनों ने नाम पढ़ा होगा कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है, और एक होगा बेटा डाइल्यूट, ये आप नाम पढ़ा होगा और या फिर अब पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, देखिए बेटा कंसंट्रेटेड की डेफिनेशन ये होती है कि अपने ना हमेशा पानी ऐड करते हैं, ठीक है। एसिड के अंदर आप पानी मिलाओगे तो जैसे मान लीजिए 100 आपने लिया एसिड, अगर आपने 90 एसिड लिया और 10 वाटर डाल दिया उसमें 10 पार्ट, ठीक है, तो क्या होगा 100 वाला एसिड क्या होगा, ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, और जो आपने 90-10 का रेशियो लिया है वो क्या होगा, वो थोड़ा सा उसके उस एसिड के कंपैरिजन में डाइल्यूट हो जाएगा, समझ गए। तो देखिए बेटा हमेशा रिस्पेक्ट के अंदर ये देखेंगे कंसनट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, ठीक है, वो क्या होगा एसिड विच कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है बेटा। वो एसिड्स जिनमें स्मॉल अमाउंट में पानी होता है वो होते हैं कंसंट्रेटेड, और बेटा डाइल्यूट क्या होंगे, तो वो एसिड्स विच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, समझे। अब ये कोई भी एसिड हो सकता है, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड सॉरी वो कुछ भी हो सकता है कि कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, और यहाँ पे आप उसी एसिड को लिख सकते हो क्या, डाइल्यूट H2SO4। ऐसा नहीं कि स्पेशल कोई एसिड होता है, आप उसी को डाइल्यूट कर दो, क्यों, क्योंकि उसमें पानी ऐड कर दोगे आप, समझे। तो इससे कंसंट्रेशन से अपने ये नहीं कह सकते कि पता नहीं कर सकते कि उस एसिड की स्ट्रेंथ क्या है, ध्यान दीजिएगा बेटा, कंसंट्रेशन से आप ये नहीं पता कर सकते कि उस एसिड की स्ट्रेंथ क्या है, क्यों, क्योंकि देखो बेटा सीधी सी बात है, मैंने पानी लिया था उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, मैंने एसिड डाल दिया, ठीक है, उस एसिड में मैं पानी ऐड करता जा रहा हूँ, तो देखिए क्या हो रहा है, वो H+ जो आयन गिव करेगा वो तो उतना ही सेम अमाउंट ऑफ एसिड करेगा ना, ठीक है, कि अगर आप ज़्यादा पानी के अंदर फिक्स अमाउंट ऑफ एसिड डालो और एक कम पानी में फिक्स अमाउंट ऑफ एसिड डालो, तो बेटा दोनों के अंदर H+ आयन तो क्या है, सेम ही है, आप एसिड का अमाउंट तो सेम ही ले रहे हो ना, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मैटर नहीं करता, मैटर करता है कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ आयंस, ठीक है, कि जिसमें ज़्यादा होंगे। जैसे एग्जांपल आप 70-30 का रेशियो ले रहे हो कि आप 70% क्या ले रहे हो, एसिड ले रहे हो, और यहाँ पे आप 50-50 का रेशियो ले रहे हो, 50 पानी और 50 एसिड, तो आपने एसिड कम कर दिया ना, फिर अपने कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप एसिड का अमाउंट कम ज़्यादा कर रहे हो, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ H3O आयंस, ठीक है ना। तो वो H+ आयन कितना ज़्यादा है उस पर स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, क्लियर, क्या ज़्यादा उलझो मत, इसमें नॉर्मल है। तो ये हो गया बेटा आपका एसिड्स, ठीक है। चलिए अब एसिड के साथ में मैं आपको यहाँ पे एक काम करते हैं कि एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी मैं आपको करा ही देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, फिर एसिड अपना कंप्लीट हो जाएगा और देन अपने कर लेंगे बेसिस, ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए भाई देखो, देखो बेटा एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा एक बार के लिए। ये लीजिए भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब देखिए सबसे पहली बात करते हैं इसके टेस्ट की। इसका टेस्ट कैसा होता है आपको पता है, इट इज सॉर इन टेस्ट, डन,
ठीक है, दूसरी बात करते हैं। तो बेटा इसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? फिजिकल स्टेट मतलब ये किस स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो वो आपको पता है कि जनरली ये दो स्टेट्स में मिलता है अपने को, दो क्या तीनों ही मान लो आप, ठीक है। कैसे, देखिए फिजिकल स्टेट के अंदर पढ़ते हैं, देखो तीनों ही मिलती है, फिजिकल स्टेट तीनों ही मिलती है। कैसे, आपको सॉलिड भी मिलता है, ये लिक्विड स्टेट में भी मिलता है एसिड्स, और ये तीसरा वॉलेटाइल जो आपके लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, उनमें भी मिलता है वॉलेटाइल लिक्विड्स। वॉलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए कि वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं ऐसे लिक्विड्स जिनका जो इवेपोरेशन होता है वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है, जो क्विक अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट जल्दी हो जाते हैं। देखिए सॉलिड्स, तो सॉलिड्स के एग्जांपल क्या हैं? ऑक्सैलिक एसिड, बेटा अब इनके फॉर्मूले भी साथ में लिखूंगा, पहले लिखवा दिया ऑक्सैलिक एसिड का, तो ठीक है। बोरिक एसिड, ये बेटा सॉलिड स्टेट में रहते हैं, बोरिक एसिड, ठीक है, इसका नहीं लिखवाया है तो मैं लिखवा देता हूँ, H3BO4, क्लियर। चलिए लिक्विड स्टेट में कौन से मिलते हैं? तो लिक्विड स्टेट में मिलते हैं बेटा एसिटिक एसिड, आपका विनेगर आपने देखा होगा आपके घरों के अंदर होता है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, आपको याद रहने चाहिए ये एसिटिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड स्टेट में मिलेगा आपको। इसके अलावा आपके फॉर्मिक एसिड्स हैं, ठीक है, HCOOH, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। चलिए वॉलेटाइल लिक्विड्स कौन से होते हैं? HCl, ये उड़ जाते हैं बेटा, ठीक है, HCl हो गया आपका, कार्बोनिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है। चलिए तो ये हो गया वॉलेटाइल लिक्विड्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फिजिकल स्टेट के बेसिस पे देखा जाए तो हर तरह का मिल रहा है, ठीक है। तो अपनों ने एक पढ़ लिया टेस्ट, दो पढ़ लिया फिजिकल स्टेट, और थर्ड बात कर लेते हैं बेटा आपके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होती है, या इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स की बात करते हैं कि कौन से इंडिकेटर क्या होते हैं। तो देखो बेटा इंडिकेटर्स क्या होते हैं, थक गया, चलिए देखिए इंडिकेटर होते हैं बेटा, सीधी सीधी बात अगर डेफिनेशन लिखे हैं तो लिख लीजिए, डाइज, ये एक्चुअल में क्या होती हैं? डाइज होती हैं, ठीक है। डाइज that indicates, कॉमन सी डेफिनेशन लिख लेते हैं, whether a substance is acid or base by changing its odor, चेंजिंग इट्स odor का कलर कर लीजिए, ठीक है। देखिए अब इंडिकेटर्स जो हैं वो अपने डाई की बेसिस पे बात करें, कलर के बेसिस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, कलर चेंज करेंगे ये, ठीक है। कुछ होते हैं बेटा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, वो मैं आपको एसिड और बेस करवा दूँ एक बार, उसके बाद में थोड़ा सा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बता दूंगा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते क्या है, ध्यान देंगे, यहीं पे समझ लो क्योंकि अभी आप समझ रहे हो। डाइज दैट इंडिकेट्स कलर, कलर चेंज आएगा, चेंज इन कलर, तो वो क्या हो जाएंगे आपके इंडिकेटर, ठीक है। लेकिन चेंज इन स्मेल बेटा ऑल्फैक्टरी, अभी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स या ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी होता है बेटा सूंघने से रिलेटेड, स्मेल, समझे। तो स्मेल जहाँ पे चेंज आएगी वो आपको स्मेल को चेंज करके बताते हैं कि एसिड है या बेस है, ठीक है। कई तो एसिड्स के अंदर अपनी स्मेल चेंज करते हैं और कई बेस में, तो वो होते हैं बेटा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। वो अपने देखेंगे बाद में। जैसे कि ऑनियन है, ठीक है, वो क्या करता है, बेस के अंदर अपनी स्मेल को चेंज कर लेता है, ठीक है, मतलब उसमें से स्मेल आती नहीं है फिर। और
एसिड्स में ऑनियन क्या करता है, उसकी सेम रहती है स्मेल ऑनियन वाली। वनीला के अंदर कोई चेंज नहीं आता, वनीला जो होता है अपने। और बेस के अंदर भी क्या है, बेस में जब अगर मान लो वनीला ऐड करेंगे तो वो उसमें वनीला से स्मेल आना बंद हो जाएगा। ठीक है, चलो वो आपको बता दूंगा, अभी ध्यान देंगे। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, लिख देते हैं, स्मेल चेंज। ठीक है, चेंज इन स्मेल, ऑल्फैक्टरी। चेंज इन स्मेल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया चेंज इन स्मेल। तो आपको याद रहेगा ये, है ना, याद कर लेना आप। तो एग्जांपल मैं इसके आपको यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, ऑनियन हो गया, वनीला हो गए, ऑनियन वनीला। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। ठीक है, अब अपने, ओ सॉरी दिखा ही नहीं क्या बेटा, दिख रहा है ऑनियन वनीला। चलिए नेक्स्ट करते हैं इफ़ेक्ट्स। ठीक है, इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं। देखें तो कॉमन करा दें क्या, कॉमन। ये इंडिकेटर लिख देता हूँ किस चीज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, यहाँ पे लिख देते हैं इफेक्ट्स। ठीक है, ऑन एसिड्स। वैसे तो एसिड और बेस का एक चार्ट बना लेते तो बेटर रहता, तो इजी रहता है याद करने में। इजी रहेगा इफेक्ट। चलिए एक काम करते हैं, हाँ मैं आपको इजी काम करा देता हूँ, यहाँ पे आपको इजी रहेगा, बाद में नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो आपके इंडिकेटर्स हैं, इफ़ेक्ट्स जो हैं आपके एसिड और बेस के ऊपर अलग से करवा देते हैं। ठीक है, मतलब एक चार्ट ही बना लेते हैं यहाँ पे कि एसिड और बेस पे कौन सा इंडिकेटर क्या काम करता है। ठीक है, तो इंडिकेटर्स अपने यहाँ लिख देंगे और एसिड बेस पे क्या क्या इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट इंडिकेटर क्या है देखते हैं। फर्स्ट इंडिकेटर है आपका लिटमस। ठीक है, तो फर्स्ट इंडिकेटर है लिटमस। अब देखिए लिटमस क्या करता है, लिटमस वैसे तो पर्पल से कलर का होता है। ठीक है, एक्चुअल जो कलर होता है पर्पल होता है। एक्चुअल में ये लिटमस जो है ये लाइकेन्स से अपने निकालते हैं। ठीक है, एक नेचुरल सब्सटेंस होता है लिटमस, उससे प्रोड्यूस किया जाता है लिटमस पेपर वगैरह। ठीक है, तो देखिए ध्यान रहेगा कि एसिड जो होते हैं वो एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को कर देते हैं रेड। क्या कर देते हैं, ब्लू को कन्वर्ट कर देते हैं रेड के अंदर। ठीक है, और आपका जो बेस है वो क्या करता है, रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देता है ब्लू के अंदर। एक बात उल्टा। ठीक है, तो देखिए आप याद कर लीजिएगा ABR, ABR। ठीक है, ABR मतलब एसिड बेस, एसिड ब्लू रेड, एसिड ब्लू रेड। ठीक है, ABR। ठीक है, याद कर लीजिए ABR, ये लिटमस का इफेक्ट है। दूसरा जो है वो आपका ले लीजिए आप मैथिल ऑरेंज। तो देखिए मैथिल ऑरेंज क्या करता है, एसिड के केस में ये ऑरेंज टू पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। ये खुद का कलर क्या होता है इसका कलर होता है ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, तो एसिड के केस में यहां लिख देते हैं आपका पिंक। ठीक है, ऑरेंज टू पिंक। और बेस के केस में क्या हो जाता है, ये बेस के केस में हो जाता है येलो। ठीक है,
ये ज़रूर याद रखना बेटा कि ब्लू टू रेड हो रहा है वो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं तो बल्कि आपको इजी करने के चक्कर में याद हो जाए ताकि डिफरेंसेस यहीं पे ही, इसीलिए मैंने आपको एक साथ करवा दिया, ठीक है। अदरवाइज़ आप इसको भी याद कर सकते हो ओनली। ये लीजिए यहाँ पे इतना इतना याद कर लीजिएगा, ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा। चलिए तीसरा इफेक्ट देखें बेटा। तो तीसरा आपका आता है फिनोल्फ्थालीन। टर्मरिक पेपर ले लो, टर्मरिक पेपर, ठीक है। तो टर्मरिक पेपर बेटा एसिड के केस में क्या हो जाता है, कलरलेस रहता है, ठीक है, कलरलेस, ठीक है। येलो होता है, कलरलेस हो जाता है, ठीक है। चलिए, और दूसरे उसके अंदर जो टर्मरिक है वो आपको पता है रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। किसमें, येलो कलर की होती है, ठीक है, येलो होता है, ठीक है, वो कलरलेस, एसिड्स के कलरलेस, आप इतना याद रख सकते हो, ठीक है। और चलिए अब देखें, नेक्स्ट कर लेते हैं आपका फिनोल्फ्थालीन। ठीक है, फिनोल्फ्थालीन क्या होता है, एक्चुअल में कलरलेस होता है, ठीक है, ये कलरलेस होता है, ठीक है। और ये येलो हो गया, ये ऑरेंज हो गया, आपको पता ही है। लिटमस का जनरली जो कलर रहता है वो पर्पल रहता है। चलिए, तो फिनोल्फ्थालीन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये सेम अगर मान लीजिए बात करेंगे किसमें, एसिड्स में, तो कलरलेस ही रहेगा, ठीक है, रिमेन्स कलरलेस, ठीक है। और यहाँ पे मतलब सेम, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिनोल्फ्थालीन जो होता है आपका पिंक में कन्वर्ट हो जाता है बेसिस के केस में, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका लाइन। लास्ट कर लेते हैं आपका, देखिए रेड कैबेज, ठीक है। रेड कैबेज के केस में क्या होता है, ये आपका हो जाता है रेड, ठीक है, इसका कलर भी रेड ही रहता है, खैर ये रेड रहेगा। और इसके केस में ये हो जाता है हमारा ग्रीन, ठीक है, बेसिस में वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, रेड कैबेज में। तो बेटा ये हो गया आपका इंडिकेटर्स पे आपके एसिड और बेसिस के इफेक्ट, ठीक है। ठीक है, एसिड और बेस के इफेक्ट। चलिए, अब देखिए नेचुरल जो आपके इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। देखिए नेचुरल इंडिकेटर्स में आपका एक तो रेड कैबेज है, ठीक है, इट्स नेचुरल। आपका टर्मरिक पेपर नेचुरल होता है, आपका लिटमस नेचुरल होता है क्योंकि ये लाइकेन्स से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। चलिए, और सिंथेटिक होते हैं आपके मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन, ठीक है, ये आपके सिंथेटिक हैं। चलिए, अब यहाँ पे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के जो चेंज होते हैं वो देखिए, इधर मैं लिखूंगा आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स और वहाँ पे वो सेम रहेगा रेड और ये, ठीक है। चलिए देखिए, तो बेटा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में फर्स्ट अगर मैं यूज़ करूँ क्या, आपका ओनियन, ठीक है। तो बेटा ऑल्फैक्टरी मतलब ओडोर, स्मेल, दोबारा मैं आपको बताऊंगा स्मेल। तो स्मेल एसिड के केस में क्या रहेगी और बेस के केस में क्या रहेगी वो देखिए। यार एक तो सीधी लाइन नहीं आ रही है, दो
चलिए देखो, ओनियन अगर एसिड होगा तो यहाँ पे रहेगा बेटा नो चेंज, स्मेल में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए बेस होगा तो वहाँ पे नो स्मेल, ओनियन वाली जो स्मेल है ना वो भी गायब हो जाएगी, ठीक है। नो स्मेल, ठीक है, मतलब डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने, ठीक है, नो स्मेल। यहाँ पे नो चेंज कहने का मतलब यहाँ पे ओनियन की स्मेल आएगी, यहाँ पे कोई स्मेल नहीं आएगी, कोई भी स्मेल आप डिटेक्ट नहीं कर सकते वहाँ पे, ठीक है, नो स्मेल। दूसरा देखिए, दूसरा कर लेते हैं आपका वेनिला। अब बेटा ये मैं आपको ना बेसिस के केस में स्पेशल नहीं कराऊंगा, ठीक है, मैंने आपको डिफरेंसेस यहीं बता दिए हैं, मतलब जो भी हैं, ठीक है, कि किसका कौन सा चेंज है, तो आप ये समझ जाना, अपने आप याद कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, नो चेंज। और यहाँ पे अगर आएगा तो क्या आ जाएगा, सेम स्मेल, इसी को मैं लिख देता हूँ आगे, स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड, कैन नॉट बी डिटेक्टेड, इसका मतलब ये है, ठीक है, सेम रहेगा, ओके। ये लीजिए, ये हो गया आपका। चलिए, तो आपको नेचुरल और सिंथेटिक मैंने बताई दिए, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। तो देखिए नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं। नेचुरल है आपके लिटमस। लिटमस किससे ऑब्टेन करते हैं, तो ध्यान रखिएगा लाइकेन्स से ऑब्टेन किया जाता है ये, ठीक है। चलिए, टर्मरिक, ठीक है, रेड कैबेज, ओके। और इसके अलावा कुछ कलर पेटल्स, कलर्ड पेटल्स मतलब क्या है बेटा, ये कलर्ड पेटल्स मतलब आपकी जो पेटल्स अभी पढ़ लेंगे वैसे तो, आपका जो रिप्रोडक्शन चैप्टर आएगा वहाँ पे प्लांट रिप्रोडक्शन में, फ्लावर के अंदर पेटल्स क्या होते हैं, पत्तियाँ, ठीक है, फ्लावर्स, जो फ्लावर्स की पत्तियाँ होती हैं उनको पेटल्स बोलते हैं, ठीक है। कलर पेटल्स, पिटूनिया एंड कलर पेटल्स, डिफरेंट कलर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो कलर पेटल्स ऑफ पिटूनिया और जेरेनियम, ठीक है, इनका आपके कलर्ड पेटल्स यूज़ कर देते हैं, ठीक है। हाइड्रेंजिया वगैरह इस तरह से। चलिए, और सिंथेटिक आ जाते हैं अब, ये नेचुरल इंडिकेटर्स थे आपके, ठीक है, और सिंथेटिक देख लीजिए। सिंथेटिक आपको पता ही है, ठीक है, कौन कौन से, मैथिल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन, ठीक है। चलिए, तो बेटा ये हो गया आपका ठीक है, ओके। सो अब नेक्स्ट करेंगे आपका, देखिए एक और पॉइंट बचा है आपका एसिड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, है ना, आई थिंक क्या अनुसार इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहेगा ना। चलिए, देखिए अगर मान लीजिए लिटमस पे एक, एक्चुअल में क्या लिटमस क्या है, पर्पल कलर की डाई होती है, ठीक है, मैं आपको एक और थोड़ा सा बता देता हूँ।
लिटमस जो रेंज रहती है ना, एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एसिड की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं अभी। तो बेटा एक वाटर सॉल्युबल डाई होती है लिटमस, ठीक है, जो लाइकेन से ऑब्टेन करते हैं, पर्पल कलर की डाई होती है, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है, ठीक है, वो होती है 4.5 से 8.3। अगर पीएच की बात करें, चलिए छोड़िए, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं इसको यार, रहने देते हैं। अपने करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो बेटा देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है आपके एसिड्स की। आप यहाँ लिख दीजिए बेटा, जितने भी आपके ध्यान देंगे, जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके मिनरल एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ऑल मिनरल एसिड्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, आपके जितने भी क्या हैं एसिड्स हैं, कौन से मिनरल एसिड्स, वो सारे के सारे क्या हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए भाई, सॉल्यूशन लिया, एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देंगे गुड कंडक्टर है, लेकिन किसमें जरूर ध्यान देंगे, इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और एक और ध्यान देंगे, आपको पता है कि बेटा जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं, ठीक है, उन मिनरल एसिड्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मिनरल एसिड्स के लिए, ये जो मिनरल एसिड्स हैं इनकी हाईली कोरोसिव नेचर के होते हैं ये, ठीक है। चलिए, तो अपने क्या तो इनको पीछे पॉइंट बना के लिख दे वहाँ पे, जहाँ पे पहले अपनों ने किया था, ठीक है। तो कोरोसिव नेचर ऐसा लिखना पीछे चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। तो मिनरल एसिड्स क्या होते हैं बेटा, कोरोसिव नेचर के होते हैं, ध्यान रखना। ये जला देते हैं हाथ को, आपको पता है H2SO4 वगैरह है, तो अगर मान लीजिए ये हाथ पे गिर जाए तो ये जला देंगे, ठीक है। कोरोसिव नेचर मतलब दे आर एक्सट्रीमली डेंजरस। ये आपके साथ के साथ नोट्स भी प्रिपेयर हो रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो बेटा आज जो अपनों ने किया है वो क्या है, एसिड्स के बारे में अपनों ने जितनी भी नॉलेज थी वो ले ली थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और नॉर्मल जितनी भी नॉलेज अपने को रिक्वायर है, ठीक है। अब इसके बाद में बचा है बेटा क्या, कि आपके एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो पहले अपने बेस के बारे में सीखेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद में अपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर लेंगे एसिड और बेस की, और फिर जितने भी जो सॉल्ट्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है।